हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एमए पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, हॉब्स का संप्रभुता संबंधी सिद्धांत, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक संविदा पर हॉब्स के विचारों का परीक्षण करना है। हॉब्स का प्राकृतिक कानून संबंधी विचार, प्राकृतिक अवस्था पर हॉब्स के विचार, इन सभी के बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। हॉब्स का मूल मंत्र खुद को पढ़ना यानी स्वयं को पढ़ो है। वो इस बात पर बल देते हैं कि राजनीतिक समाज का सभी अध्ययन मानव स्वभाव के चिंतन से ही शुरू होता है। हॉब्स के अनुसार मानव का परीक्षण ये सिद्ध करता है कि उसमें और कई प्राणियों में कोई बहुत बड़ा अंतर या विषमता नहीं है। वो लगभग एक समान है। शारीरिक और मानसिक शक्तियों के दृष्टिकोण से प्रकृति ने सभी मनुष्यों को इतना बराबर बनाया है कि यद्यपि एक व्यक्ति दूसरे की अपेक्षा शारीरिक रूप से अधिक बलिष्ठ और बौद्धिक रूप से अधिक तीक्ष्ण हो सकता है, लेकिन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में अंतर कुछ अधिक नहीं है। इस प्रकार अपने लक्ष्य की प्राप्ति की योग्यता सभी व्यक्तियों में समान है। हॉब्स का प्राकृतिक अवस्था का सिद्धांत हॉब्स की प्रमुख रचनाओं में से डी सीवे, डी कारपोर, पॉलिटिको, डी हुमायूं, कानून के तत्व, गृह युद्ध पर एक वार्ता प्रमुख है। राजनीतिक विचार की दृष्टि से इनमें लवायन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। हॉब्स द्वारा प्राकृतिक अवस्था का चित्रण कई प्रकार से किया गया है। प्राकृतिक अवस्था राज्य की उत्पत्ति से पहले की स्थिति को हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की संज्ञा देते हैं और मानवीय स्वभाव का चित्रण करने के बाद वो ये बताते हैं कि ऐसी प्रकृति वाले मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था में क्या दशा होती है। हॉब्स इस संबंध में तार्किक ढंग से आगे बढ़े हैं। उनकी प्राकृतिक अवस्था वैसी ही है जैसे कि पूर्णतः स्वार्थी और समान शक्तियों वाले मनुष्यों की नियंत्रण सत्ता के अभाव में हो सकती है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की जो कल्पना की है वो वस्तुतः अराजकता का ही दूसरा नाम है और इस अवस्था में सबका सभी से निरंतर संघर्ष और युद्ध चलता रहता है। इस स्थिति के संबंध में हॉब्स ने लिखा है कि हम मानव स्वभाव के संघर्ष के तीन मुख्य कारण देखते हैं: प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण वो लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है की धारणा पर आधारित थी और इसके अंतर्गत जो कुछ भी ले सकें और उसे जितनी देर अपने पास रख सकने में समर्थ हों वही उतने समय के लिए उसका हो जाता था। इस अवस्था में मनुष्यों का जीवन दुखमय होना अवश्यंभावी है और किसी भी प्रगति की कल्पना नहीं की जा सकती है। हॉब्स के अनुसार ऐसी दशा में उद्योग, संस्कृति, जल परिवहन, भवन निर्माण, यातायात के साधनों, ज्ञान और समाज के लिए कोई स्थान नहीं होता और मनुष्य का जीवन एकाकी दिन, अपवित्र, पाशविक और क्षीण होता है। हॉब्स प्राकृतिक अवस्था की अपनी इस कल्पना को किसी ऐतिहासिक प्रमाण के आधार पर सिद्ध नहीं करता, बल्कि अनुमान करता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की दशा इसी से मिलती जुलती रही होगी। वो अपने अनुमान के बारे में तर्क देते हैं कि इंग्लैंड में गृह युद्ध के दौरान जब कोई संप्रभु शासक नहीं था, ऐसी ही दशा हुई थी और ऐसी दशा आजकल उन जातियों को पाई जाती है जो असभ्यता के कारण राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत का उदाहरण देते हुए हॉब्स कहते हैं कि सभी राज्यों पर कोई उच्च सत्ता न होने के कारण ही वो प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं और उनमें परस्पर युद्ध होता रहता है। अपने इन उदाहरणों के आधार पर हॉब्स कहते हैं कि मनुष्य को एक दूसरे के साथ रहने में सुख नहीं वरन बड़ा दुख और कष्ट होता है और इसीलिए वो एक दूसरे के साथ तभी रह सकते हैं जबकि उन्हें शक्ति के आधार पर ऐसा करने के लिए बाध्य किया जाए।
हॉब्स का सामाजिक समझौता का सिद्धांत। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियम विद्यमान थे, लेकिन बाध्यकारी शक्ति के अभाव में सभी व्यक्तियों द्वारा उनका पालन नहीं किया जाता था, और जब तक सभी उसका पालन न करते कोई एक व्यक्ति उनका सफलतापूर्वक पालन न कर सकता था। फिर आवश्यकता एक ऐसी संस्था की थी जो शक्ति के आधार पर सभी व्यक्तियों को शांति रखने के लिए बाध्य कर सके। व्यक्तियों में स्वार्थ और असामाजिक होते हुए भी आत्मरक्षा, सत्य, शांति और सुरक्षा की इच्छा तो विद्यमान थी ही, अतः उपयुक्त प्रकार की संस्था की स्थापना के लिए प्रेरित हुए। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना का केवल एक ढंग है, और वो है समस्त व्यक्तियों को अपने समस्त शक्ति को एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के प्रति समर्पित कर देना। केवल इसी पद्धति को अपनाकर संघर्ष के मूल कारण इच्छाओं की अनेकता के स्थान पर एकता को जन्म दिया जा सकता है, और सभी व्यक्ति अपने आप को शासन के कार्यों का कर्ता समझकर उनका पालन कर सकते हैं। केवल इसी प्रकार से प्रजाजन शासक की इच्छा को अपनी इच्छा और उसके निर्णय का अपना निर्णय मान सकते हैं। हॉब्स के अनुसार राज्य की स्थापना व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर ही की गई है। हॉब्स ने इसका सूत्र इस प्रकार दिया है कि मानो सभी और व्यक्ति से कहता हो कि मैं अपने ऊपर शासन करने के सब अधिकार इस व्यक्ति या सभा को इस शर्त पर देता हूँ और उसकी सत्ता इस शर्त पर स्वीकार करता हूँ। तू भी इसी प्रकार अपने सब अधिकार उसे दे दो और उसके सभी कार्यों को स्वीकार करो। ये वो सिद्धांत है जिसके अनुसार राज्य का जन्म जनता के आपसी समझौते द्वारा हुआ हो। हॉब्स के अनुसार ये सिद्धांत संविदा सिद्धांत की पूर्व व्याख्याओं से अलग है। इसके अनुसार राज्य का जन्म सामाजिक समझौता द्वारा हुआ है, शासकीय समझौते द्वारा नहीं। हॉब्स के पूर्व सामाजिक संविदा लेखकों द्वारा जिस शासकीय समझौते को प्रतिपादन किया गया, उनका उद्देश्य इन सिद्धांतों के आधार पर शासक की शक्ति को मर्यादित करना और जनता द्वारा भ्रष्ट शासकों को पदच्युत करने के अधिकार का समर्थन करना था। लेकिन हॉब्स का समझौता सामाजिक है, वो जनता के द्वारा ही परस्पर किया गया है। शासक समझौते का एक पक्ष होने के स्थान पर वो उससे बाहर और ऊपर है, और हॉब्स के द्वारा समझौते का ये रूप निरंकुश शासन का समर्थन करने और जनता को प्रत्येक स्थिति में राजा आज्ञा का पालन करने के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र। ये हॉब्स ने कहा था। हॉब्स का कथन है कि तलवार के बिना समझौता शब्द एक मात्र शब्द है। वो कहते हैं कि समस्त मानवता में शक्ति वृद्धि की लिप्सा और अत्यधिक तीव्र रूप से बनी रहती है। मनुष्य की ये लिप्सा तभी लुप्त होती है जब उसकी मृत्यु हो जाए। ये प्रवृत्ति इसलिए नहीं होती कि अधिक शक्ति प्राप्त कर लेने पर मनुष्य अधिक आनंद का अनुभव करता है, अपितु इसलिए कि यदि वो ऐसा ना करे तो इस बात का क्या आश्वासन है कि जितनी शक्ति उसके पास है वो बनी रह सकेगी। हॉब्स के अनुसार मानव स्वभाव से ही बुरा होने के कारण वो कई व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरा भी नहीं हिचकिचाता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ने लगता है और आपस में परस्पर विश्वास नहीं करता है। इस अवस्था में जीवन की कोई कीमत नहीं है, कोई भी किसी को समाप्त कर सकता है। प्राकृतिक अवस्था शक्ति ही सत्य है पर आधारित है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की स्थिति शक्ति ही सत्य पर आधारित है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था की स्थिति शक्ति ही सत्य पर आधारित है ये कहा था, अतः इससे लोगों को हमेशा अपनी जान और संपत्ति के छिन जाने की चिंता रहती थी। हॉब्स ने पुराने अवस्था को त्यागने के बाद कई नए राज्य की कल्पना की और जिसमें शासन अब राज्य द्वारा होगा और इस अवस्था में लोगों के जीवन की गारंटी होगी।
हॉब्स ने इन लोगों का अधिकार लेवियाथन नामक दैत्य या महादानव को दिया जो सर्वशक्तिमान है। हॉब्स के अनुसार नवीन समाज का निर्माण करने के लिए सभी व्यक्तियों ने मिलकर समझौता किया। ये समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति समूह से किया, जिसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से कहते हैं कि मैं शक्ति या सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ, जिससे कि वो हम पर शासन करें, लेकिन इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। हॉब्स के अनुसार राज्य का व्यक्ति संप्रभु के उस आदेश का उल्लंघन करने के लिए स्वतंत्र होगा जहां कानून मौन है। वहां व्यक्ति खुले रूप में अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकता है, लेकिन संप्रभुता सर्वशक्ति का ही दूसरा नाम है। संप्रभु सर्वशक्तिमान होता है। थॉमस हॉब्स ने बोंदा की ही भांति एक सर्वशक्ति संपन्न संप्रभु सत्ता की अनिर्वार्यता को स्थापित करने का प्रयास किया, जो शांति और सुविधापूर्ण जीवन की शर्तों का पूरा कर सके। लेकिन उसने संप्रभु और प्रजा के बीच सत्ता के अद्वितीय संबंध और एक अद्वितीय राजनीतिक शक्ति को इस तर्क पर स्थापित किया कि सर्वशक्ति संपन्न संप्रभुता तभी स्थापित हो सकती है जब लोग सभी चीज़ों पर अपने अधिकार का त्याग कर दें। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता समुदाय के सभी सदस्य का दूसरे सदस्य के साथ अपने सभी अधिकारों और शक्तियों को एक व्यक्ति या एक संस्था के हाथों में सौंपने के पारस्परिक समझौते पर आधारित थी। क्योंकि संप्रभु शक्ति इस समझौते में शामिल नहीं है, इसीलिए संप्रभु शक्ति को बनाने वाले संप्रभुता को मिटा नहीं सकते थे। इससे अधिक इस संप्रभुता का एकाधिकार था और इसे दमनकारी शक्ति प्रयोग करने का अधिकार भी था, क्योंकि मनुष्य की आकांक्षाएं, लोभ, क्रोध और कई भावावेश इतने प्रबल हैं कि बिना शक्ति के सभी समझौते मात्र एक शब्द ही रह जाएंगे और एक व्यक्ति को आबद्ध रखने की शक्ति नहीं रख पाएंगे। इसीलिए संप्रभु सत्ता की शक्ति स्थायी, अविभाजित और असीमित होती है। इस प्रकार संप्रभुता के विषय में हॉब्स की अवधारणा ने राज्य शक्ति के लिए एक मजबूत, न्याय संगत आधार प्रदान किया और हॉब्स का ये कथन तलवार के बिना समझौता शब्द मात्र है, राज्य शक्ति के विषय में सही प्रतीत होता है। हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स राज्य को अपरिमित संप्रभुता प्रदान करता है और उनके अनुसार व्यक्तियों के लिए सभी परिस्थितियों में राज्य के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। संप्रभु शासक की शक्ति असीम है, वो किसी भी लौकिक उत्तरदायित्व से बाध्य नहीं है और इस पर संविधान, प्राकृतिक विधियां, ईश्वरीय इच्छा का कोई प्रतिबंध नहीं है। संप्रभु स्वयं अपने विवेक से ही पथ प्रदर्शन प्राप्त करता है। संप्रभु शासक का कोई कार्य अवैधानिक नहीं हो सकता, क्योंकि वो स्वयं समस्त विधियों का स्रोत है। उसके द्वारा निर्मित विधियां प्रथा के आचरण को नियमित करने के लिए ही है। विधियों की व्याख्या करने का कार्य भी संप्रभु का कार्य है। जो व्याख्या वो करता है आवश्यक रूप से उचित है। संप्रभु शासक के समक्ष व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है। वो जो चाहे अधिकार प्रजा को दे सकता है और उन्हें जब चाहे तब छीन सकता है। हॉब्स के द्वारा संप्रभु को प्रजा पर अपनी इच्छा अनुसार कर लगाने का भी पूर्ण अधिकार दिया गया है।